अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली पिछले एक माह में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो इन्वेस्टर्स और बायर के लिए बहुत डिस्टर्बिंग थे। मसलन उनमें एक रिंग रोड का इशू आया था, हमने सेपरेट उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी, आपने वो वीडियो देखी भी होगी। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था फैसल टाउन में एक खातून का। वो खातून वहाँ पे अपने प्लॉट के हवाले से गई थी और वहाँ पे कुछ उनके साथ ट्रीटमेंट मुनासिब नहीं किया गया था और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर होती रही। और वो एक इशू आया कि जेन्युइन बायर अगर सोसाइटी के ऑफिस में जाते हैं, डेवलपर के ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें किस तरह से अटेंड किया जाए, और अगर कोई प्लॉट में इशू हो जाता है तो किस तरह से जो ओनर होते हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। उसके बाद तीसरा एक इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद में ज़मीन.com के ऑफिस में इन्वेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। उन्हें इन्वेस्टर्स ने ज़मीन.com की मार्केटिंग के बेस पे कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उन प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी थी। जब वो ज़मीन.com को उन्होंने कांटेक्ट किया तो ज़मीन.com ने कहा कि हम तो मार्केटिंग पार्टनर थे उन प्रोजेक्ट के और हमने सिर्फ हमारी जो ज़िम्मेदारी थी वो प्रोजेक्ट सेल करना था और डाउन पेमेंट अरेंज करना थी। उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कितना आगे जाते हैं, डेवलप कितना होता है, कितना ग्रो करता है, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ये 3 इंसिडेंट हुए हैं तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर। तो हमने सोचा ये इंसिडेंट बहुत डिस्टर्बिंग थे जेन्युइन बायर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का होता है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत इजी समझा जाता है, ये समझा जाता है कि वो बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं और बहुत इजी अर्न करते हैं। तो सब लोग उतना पेन नहीं लेते, मार्केटिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स की और किसी न किसी तरह से प्रोजेक्ट उनको प्रमोट करते हैं और वहाँ से उनकी इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। और बाद में जब प्रोजेक्ट स्टक हो जाते हैं तो वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। अब वो पाकिस्तान में आ भी नहीं सकते रेगुलरली और देख भी नहीं सकते प्रोजेक्ट को, और किसी तरह से उन तक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी नहीं पहुंचती, तो वो दरमियान में डिस्टर्ब होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती हैं। तो ये इंसिडेंट हुए, इसके बेसिस पे हमने सोचा कि हम क्यों ना इस तरह का एक इशू रेज करें और शेयर किया जाए कि कोई ऐसा मैंडेटरी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बॉडी बनाई जाए। जैसे हमारी रेरा के हवाले से वीडियोज़ भी हैं कि रेरा के हवाले से काम भी हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें होती नज़र नहीं आई। मसलन अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है, उन कमिटमेंट के बेसिस पे जो डेवलपर ने की होती हैं कि जी हम ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, ये टाइम लाइन होगी, लेकिन डेवलपर वो डिलीवर नहीं करता और हाउसिंग सोसाइटी वो डिलीवर नहीं करती, तो जो इन्वेस्टर है वो कहाँ जाए? उसने मेहनत की कमाई होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत मेहनत से कमाते हैं, मतलब पाकिस्तान में उतना लोग रियलाइज़ नहीं करते जितनी मुश्किल में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमाते हैं। उनके वहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं उनके तहत वो काम करते हैं, वहाँ पे वो टैक्सेस पे करते हैं और बहुत मुश्किल से वो कमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स वगैरह, कहीं पर इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो यहाँ उतनी ज़िम्मेदारी नहीं ली जाती प्रोजेक्ट में। तो ये पॉइंट इशू रेज़ हुआ कि अगर कोई किसी की इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है तो वो कहाँ अपील करे, कहाँ पे वो अप्रोच करे जिससे उसे उसकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए या उससे जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी हो। तो इस टॉपिक पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसका आज मेरी मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन भी हुई, रियल्टर फेडरेशन के हवाले से भी उनसे भी बात हुई और भी मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन हुई। तो ये इशू हम इंशाल्लाह और बेहतर लेवल पे लेके जा रहे हैं। हम कुछ लाइव शोज़ करने जा रहे हैं जिनमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आपकी कहीं पे इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कौन से ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, और कहीं भी अगर आपको महसूस हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्टक हो रही है तो क्या आपको स्टेप लेने चाहिए जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोल्यूशन हैं जो हम यहाँ इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। मसलन उसमें एक सोल्यूशन ये है कि जो डेवलपर हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो एक टाइम लाइन दें अपने बायर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि हम फर्स्ट ईयर में इतना अचीव करेंगे, सेकेंड
ईयर में हम इतना अचीव करेंगे, थर्ड ईयर में हम इतना अचीव करेंगे, फोर्थ ईयर में हम इतना अचीव करेंगे। और जब वो प्रोग्रेस अपनी अपडेट दे रहे हों तो उसी हिसाब से फिर उन्हें पेमेंट्स रिलीज़ होती रहें, ताकि जो इन्वेस्टर का रिस्क है वो मिनिमम रहे। जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हों उतनी उन्हें डेवलपमेंट हो रही हो और उन्हें होती नज़र आ रही हो, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टक ना हो। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ और डेवलपर खुद उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस शेयर करें अपने बायर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ। वो यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, उस पर जाके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके बायर और इन्वेस्टर को लेटेस्ट अपडेट्स मिले उनके प्रोजेक्ट के हवाले से। उसके बाद फिर आता है कि हम यहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी, जितने इफेक्टिवली हम काम कर सकते हैं उस पर काम किया जाए। कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए जिसमें अगर कोई इन्वेस्टर को कोई इशू होता है तो वो वहाँ पे अपील करे, और 1 साल के अंदर अंदर उसका डिसीजन हो जाना चाहिए कि जिस तरह से भी उसकी अगर इन्वेस्टमेंट स्टक है तो डेवलपर उसे रिलीज़ करते फंड्स, या और भी किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो सकती है तो वो सेटलमेंट हो। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट था जिसमें इस वक्त हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली बहुत डिस्टर्ब हैं। ये 2-3 जो इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनके बेसिस पे, और इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए। एक रियल स्टेट सेक्टर ऐसा था जिसमें रिस्क बहुत कम था, जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पार करते थे और उसमें रिस्क कम होता था, उसमें कंट्रोलिंग कम होती थी और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो अच्छा रिटर्न जनरेट करती थी। लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उस हिसाब से वो लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। तो उनके इस इशू को हमें सॉल्व करना चाहिए। हमें पाकिस्तान में ये पेन लेना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए, उसको कैसे अकोमोडेट करना चाहिए। मसलन अगर फाइनेंशियल फिगर्स आप देखते हैं तो मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान में जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है, ऊपर से आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी केयर नहीं कर रहे। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रिमिटेंस भी कम हो गई तो फिर क्या करेंगे। ये बहुत सोर्स ऑफ इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, यहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, उसके अलावा डेवलपर को इस पर सोचना चाहिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ को सोचना चाहिए, और रियल्टल फेडरेशन और एसोसिएशन हैं उनको इस पे सोचना चाहिए कि उन्हें प्रोजेक्ट ऐसे रिकमेंड करने चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो रिलायबल प्रोजेक्ट हों, जिन्हें उनका पता हो कि ये इस टाइम लाइन में डिलीवर हो जाएंगे। हम होमी प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके बेसिस पे आप अच्छे डिसीजन कर सकें। आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।